तो बच्चों, आज हम लोग रिवीजन जो क्लास ले रहे हैं उसमें आप लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल, अर्थ मैग्नेटिज्म और कुछ हम लोग कपलिंग कोएफिशिएंट पर बात करेंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन पर हमें बात करनी। चलिए शुरू कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, ध्यान से समझना। वेरी फर्स्ट स्टेप, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हाँ बच्चों, तो देखिए डी ब्रोगली थ्योरी आ चुकी थी। डी ब्रोगली थ्योरी पर बातें हो चुकी थी ना। डी ब्रोगली जो कुछ भी कहा, जैसा भी कहा, वो सब बता चुके थे वो, ठीक है, लोगों ने सुन लिया था। लेकिन फिर भी उनकी थ्योरी पर डाउट था कि वो प्रैक्टिकल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए। उन्हें बात कही, इस बात को प्रूव करके नहीं दे पाए प्रॉपर। तो लोगों को डाउट रहा, मे बी सही है, मे बी गड़बड़, सही हो भी सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। सही भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, तो दिक्कत तो परेशानी है। ये कंडीशन देखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोचें इस पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने डी ब्रोगली थ्योरी को प्रूव करके देखा। क्या डी ब्रोगली थ्योरी गलत नहीं है? सही है। डी ब्रोगली ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिया था मैटर वेव्स का, कि मूविंग मास बॉडी के साथ भी वेव एसोसिएटेड है, वेव जुड़ी हुई है मूविंग मास बॉडी के साथ में। ये बात उन्होंने कह दी, फिर प्रूव किसने किया? डेविसन जर्मर ने। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, सुनिएगा। तो बच्चों यहाँ पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का पहला क्वेश्चन तो ये बन गया एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। आप क्या बोलेंगे? टू एस्टैब्लिश डुअल नेचर, कोरिलेट विद डुअल नेचर। तो बहुत सारे भाई लाइट है डुअल नेचर है, मुझे प्रूव नहीं किया था, लोग कहते थे डुअल नेचर नहीं, डुअल नेचर कोरिलेट विद मूविंग मास बॉडी, ओके, और कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव।
इसको प्रूव करना इसका बेसिक पर्पज है। एक क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन इसी की लैंग्वेज घुमा दी जाए। विच एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश डी ब्रोगली थ्योरी, विच प्रैक्टिकल अरेंजमेंट एक्सप्लेन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। अब क्या बोलेंगे? डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन तो ये हो गया, क्वेश्चन से आंसर बन जाए। और सेकंड में क्या है, आंसर को क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ध्यान रखना। डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पस क्या है? मैटर वेव को प्रूव करना, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट को प्रूव करना, डुअल नेचर कोरिलेट विद मूविंग मास बॉडी को प्रूव करना। घुमा दिया। मैटर वेव का कॉन्सेप्ट कौन से प्रैक्टिकल से प्रूव कर सकते हो? तो डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन तो यही बन गया, ठीक है ना। सेकंड, वैसे मुझे इतना लगता नहीं है कि अब ये पूरा टॉपिक आपके काम आ पाएगा अभी हाल फिलहाल, लेकिन फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। बाकी इतना इसमें जो समय लगता है ना, उतना वर्थ नहीं है इस टॉपिक पर। जो समय इसको दिया जाता है ना, उतना मार्क्स दिला जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ही नहीं पता रहे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है ना, वो तुम्हारे कोर्स से बेटा दिए गए हैं, ये भी दिए गए। बाकी इसका कंस्ट्रक्शन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन भी बोलते हैं। ये निकल क्रिस्टल है और ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ये 3 मेजर पार्ट बनते हैं इसके, ठीक है। वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन सोर्स भी कहते हैं। जैसे बेटा एक फिलामेंट है, फिलामेंट में जैसे आप करंट का फ्लो करते हैं, तो करंट का फ्लो करने पर ये गर्म होता है, गर्म होकर थर्मल इजेक्शन प्रोसेस या थर्मल एमिशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, स्प्रे करता है, धड़ाधड़ बाहर निकालता है, ठीक है। ये फिलामेंट का काम होता है। कौन से प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकालता है? थर्मल इजेक्शन प्रोसेस। अब एक बेसिक क्वेश्चन यही बन गया, गिव नेम ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन कैन एमिट। एक क्वेश्चन बन गया। तो फर्स्ट थर्मल इजेक्शन या थर्मल एमिशन प्रोसेस, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड इंडक्शन प्रोसेस। इन 3 से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। फोर्थ मेथड और होता है, वो भी तुम्हारे काम करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, फिलामेंट का काम हो गया। फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे थर्मल इजेक्शन प्रोसेस से, तो स्प्रे के फॉर्म में निकलेंगे, अनकंट्रोल्ड निकलेंगे, ठीक है। ये फिलामेंट आपके सामने है बच्चों। फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकले, धड़ाधड़ निकलेंगे, अनकंट्रोल्ड कंडीशन निकलेंगे। तो इसके रास्ते में तुम लोगों ने क्या किया था? 2 मेटल ब्लॉक्स लगा दिए, 2 मेटल डायफ्राम बोलते हैं। मेटल डायफ्राम्स D1 एंड D2। मेटल डायफ्राम आप लोगों ने फिट कर दिए, ठीक है, D1 एंड D2। इन डायफ्राम्स के सेंटर पर आप लोगों ने ड्रिल कर दिया। सेंटर में ड्रिल किया हुआ एक लेवल पर है, जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पर आ जाएगा वो तो इजीली बाहर निकल जाएगा और बाकी सब ब्लॉक हो जाएंगे। फिर डायफ्राम की हेल्प से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंच अब अनकंट्रोल्ड ना होकर वेल गाइडेड बीम या वेल गाइडेड पेंसिल बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो एक वेल गाइडेड बीम की फॉर्म में चलेगा। वेल गाइडेड मतलब इसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग मोड़ सके, घुमा सके, इधर उधर ले जा सके। अनकंट्रोल नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और दूसरा उधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन बंच एक वेल गाइडेड बीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये डायफ्राम्स का यूज हो गया। फिर आप देख रहे हैं डायफ्राम्स को आप लोग एक वोल्टेज सोर्स का कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का आपने कनेक्ट किया है बच्चों, इसको वोल्टेज सोर्स का पर्पस क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो देख के जान चलता अच्छी तरह समझना। बच्चों अगर कभी ये मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सेल और बैटरी और वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और इसका मतलब क्या है बेटा? वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। क्या है बच्चों? वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। ये बेसिकली कंडीशंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स, दिक्कत नहीं। वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स का मतलब जिसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग वोल्टेज का वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर ये एक स्विच हो जाएगा ना, ठीक है सर। अब जरा सोच कि जैसे तो स्विच ऑन करेगा तो स्विच ऑन करने पर करंट का फ्लो नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ पर करंट का फ्लो तो हो ही नहीं सकता, तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं आपके सामने है। लेकिन
इस वोल्टेज सोर्स से क्या होगा ना, D1 और D2 पोटेंशियल डिफरेंस फेस करेंगे ना, D1 D2 का पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लीमेंट होगा। D1 जो प्लेट है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी, D2 प्लेट कैसे जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगी। दिक्कत तो परेशानी है। अब यहाँ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन निकला तो D1 प्लेट क्या करेगी, इसको रिपेल, और D2 क्या करेगी, अट्रैक्ट। मानते हैं तो दिक्कत तो परेशानी। तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से निकलेगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग D1 और D2 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करो, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी Q चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी, Q इंटू V। ध्यान रखिएगा, क्या मेरी बात समझ आ रही है? दिक्कत परेशानी टेंशन की बात नहीं। चलिए ये कंडीशन है, Q चार्ज ये पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी मिलेगी Q इंटू V, और इलेक्ट्रॉन भागेगा। आप सोच रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस से ठीक है इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदल दी, ठीक है इलेक्ट्रॉन की स्पीड बदल दी, बढ़िया बात है, सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों, क्या जरूरत आनी पड़ी, क्यों बदली, नहीं बदलते तो दिमाग में आता है क्वेश्चन। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि सोचो ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव कर रहा है, और डी ब्रोगली ने इस एक्सपेरिमेंट से पहले प्रूव कर दिया था, कह दिया था कि साहब जो मूविंग मास बॉडी है लाइक अ इलेक्ट्रॉन मास बॉडी, चार्ज है मास तो है, तो उसके साथ में ना जो वेव एसोसिएट होती है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 12.27 तेरे सामने। अगर तू डी को चेंज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेगा, वो लैम्डा बदलेगा नहीं बदलेगा, सीधा इफेक्ट बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का, इसलिए अरेंजमेंट किया गया, समझ गया, दिक्कत नहीं। ये कंडीशन है ना, यहाँ पर कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना अभी समय नहीं था डिटेल में पढ़ने का। भाई कई बार क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन को थ्रस्ट देती है, ठीक है बढ़िया बात है, मजा आ गया सुन के, लेकिन आगे जाने के बाद प्लस इसको वापस में खींच सकते, वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्लस प्लेट इसको वापस में खींच सकती है। तो उसका रीजन है कि अगली वाली जो प्लेट है उसके एक तरीके से शील्ड का काम करती है। शील्ड का मतलब ये कि जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है और यहाँ तो मेटल सरफेस है, तो दूसरी तरफ इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पता है ना। यहाँ अगर चार्ज है और बीच में अगर कंडक्टर सरफेस आ गई तो उसके अनदर साइड अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, पता नहीं बात, तो दिक्कत तो परेशानी वाली बात नहीं। चलिए बहुत ही बढ़िया है। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन बनते हैं यार, इलेक्ट्रॉन सोर्स है यार, तो डाउट तो परेशानी। इलेक्ट्रॉन चले बहुत तेजी से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या आया, निकिल क्रिस्टल, क्या आया, निकिल क्रिस्टल, ये निकिल क्रिस्टल बन गया, ठीक, दिक्कत वाली बात है। निकिल क्रिस्टल ही क्यों लिया था, क्या जरूरत आ पड़ी निकिल क्रिस्टल लेने की ना, और कोई क्रिस्टल लेते, निकिल क्रिस्टल ही क्यों लिया था, तो उसका रीजन था, निकिल क्रिस्टल क्या कर रहा था, यहाँ पर ब्रैग डिफ्रैक्शन पैटर्न को फुलफिल कर रहा था। तो तुम लोगों ने डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वगैरह, तो उस वैसे ही डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। तो जो निकिल क्रिस्टल है, ये वाला क्रिस्टल, इसकी एक सरफेस में दो एटम के बीच में जो गैप है, इस गैप को अपन कैपिटल डी से शो करते हैं, 2.15 एंगस्ट्रॉम, तो है 2.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कंडीशन निकिल क्रिस्टल की एक क्रिस्टल लेयर पर दो एटम या दो पार्टिकल के बीच में गैप होता है, समझ रहे हो तुम, ओके। इसको अगर हम लोग और भी आसान शब्दों में कॉपी करें, ध्यान दीजिएगा, ये निकिल क्रिस्टल है, तो निकिल क्रिस्टल को आप साइड से देख रहे हैं, फ्रंट से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं, इसमें साइड व्यू है, तो फ्रंट से देखें तो दो एटम के बीच जो गैप है ये कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, वो काफ़ी सारी लिमिटेशन फेस करता था, कि डेविसन जर्मर के दिमाग में था कि मेरे को डी ब्रोगली के बारे में बात करनी है, और डी ब्रोगली बंदा ऐसा था जिसने कह दिया था कि साहब जो मूविंग पार्टिकल होगा उसका वेव एसोसिएट होगी, वेव है तो उसका वेवलेंथ भी है, डिफ्रैक्शन की बातें हो रही है, और डिफ्रैक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या पढ़ी थी तुमने, कि साहब जो वेव आएगी उसका वेवलेंथ
वेव का वेवलेंथ, और जो रास्ते में ऑब्स्टेकल या अपर्चर है उसका साइज, वो लमसम इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्स सेम होना चाहिए। डिफरेंस है कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चले। क्या कीजिए इनका रेशियो 2:5:7 भी हो गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, 30 से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। याद है? यहाँ पर आप सोचिए कि क्रिस्टल में दो एटम के बीच में गैप कितना है, 2.15 एंगस्ट्रॉम। अब डी ब्रोगली ने सॉरी डेविसन जर्मन ने अपना दिमाग लगाया, दिमाग दौड़ाया उन्होंने कि पता नहीं डी ब्रोगली सही है नहीं है। गॉड नोज डी ब्रोगली सही है गलत, डेविसन जर्मन को तो डाउट था, लेकिन अगर डी ब्रोगली की बात सही है तो जरा सोच के देखो। एक एग्जांपल देते हैं, मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 36 वोल्ट, कितना दे दिया, तो 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 6 का डिवाइड कर क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 समथिंग आ जाएगा। सोच के देखो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, दिमाग लगा के। तो जो यहाँ पर अगर डी ब्रोगली सही है और इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट है तो उसके वेवलेंथ कितना है 2.45 समथिंग, और यहाँ पर दो क्रिस्टल के बीच में गैप कितना है 2.15 एंगस्ट्रॉम, लमसम इक्वल हो गया। क्योंकि दिमाग में चीज़ क्लिक कर रही तो यार ये काम कर देगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो निकल क्रिस्टल ही क्यों लिया, तभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास, इतना डिटेल ले लेगा, शॉर्ट में निपटाना शुरू करें। मान लो टॉपिक को तो डिटेल में मैंने खूब पढ़ा है, पूरे साल ही पढ़ा है, अभी अपन टू द वर्ड बात कर लें। तो निकल क्रिस्टल के पीछे 3 लॉजिक है। फर्स्ट लॉजिक, इट ऑलवेज फुलफिल ब्रैग डिफ्रैक्शन कंडीशन, पहला। दूसरा, दिस क्रिस्टल जस्ट बिहेव लाइक अ 3-डायमेंशनल ग्रेटिंग, 3-डायमेंशनल स्लिट, 3-डायमेंशनल ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब स्लिट, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात है। और थर्ड ऑप्शन ये ना कि यहाँ पर जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी की जो वैल्यू है मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, और डी ब्रोगली कैलकुलेशन वो लमसम इक्वल फिट हो रही है। इसके पीछे 3 लॉजिक है। निकल क्रिस्टल के पीछे है शेडेड पार्ट, तुम देख रहे हो कॉपर बेस होता है, कॉपर जो मेटल है उसका बना हुआ बेस होता है। अब देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आकर इलेक्ट्रॉन बंच आके जब हिट करेगा क्रिस्टल को हिट करने पर डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन मतलब बिखरना, अपने बेस के पास स्प्लिट होना, मुड़ जाना, इधर उधर बिखर जाना। इलेक्ट्रॉन बिखरेंगे बिल्कुल साफ, बिल्कुल मानते साथ, कुछ इधर जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, हर तरफ बिखरेंगे। अब याद है पुराने जो एक्सपेरिमेंट उन सब में क्या था, जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनम साइनाइड, इस तरह के स्क्रीन होते थे। तो स्क्रीन लगाने से फायदा क्या होता था, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके बढ़े हो पता लग जाता था। यहाँ नहीं, वो नहीं किया उन्होंने, तो नहीं किया, क्योंकि इससे ये तो पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, इनका अमाउंट चाहिए था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आयोनाइजेशन चैम्बर का कॉन्सेप्ट बनाया। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या है, SO2 CO2 इस तरह गैसेज भरी हुई होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन बंच एंटर होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है क्या है, इंटेंसिटी मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी एंटर होगी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन। और इसमें आयोनाइजेशन में क्या था, प्लेट्स लगी हुई थी, प्लेट्स होती है, प्लेट्स होती है, ठीक है, प्लस माइनस प्लेट्स होती है। तो मान लो 2 प्लेट्स की जो आयोनाइजेशन हुआ तो क्या होगा, आयोनाइजेशन का मतलब गैस में आयन्स बनेंगे, प्लस माइनस बनेंगे, तो जो प्लेट्स है उनको अट्रैक्ट करेगी, प्लस को माइनस को अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, नहीं करेगी। और जितना आयोनाइजेशन हो उसके अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रोमीटर होता है, ये इलेक्ट्रोमीटर आपको रीडिंग दे देगा कितना आयोनाइजेशन हो रहा है। तो आयोनाइजेशन का अमाउंट कौन काउंट करेगा, इलेक्ट्रोमीटर, और आयोनाइजेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स पर। वर्ड्स को पकड़, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी मतलब क्वांटिटी, अमाउंट, मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा। समझ गए। ये एक सर्कुलर स्केल होता है, ये सर्कुलर स्केल कुछ और नहीं है, आपने 10th तक डी काम में लिया जब जैसा आप एंगल वगैरह बना देते हैं, बस वो है कि बस ये थोड़ा कंपेरेटिवली एक बड़ा सर्कुलर स्केल है, बड़ा डी है। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन और जो भी डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में एंगल मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे ये एंगल मिलता जाएगा।
बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या, टेंशन? ये कंडीशन मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। अब बेटा मैकेनिज्म पे बात करें, मैकेनिज्म बड़ा ही आसान है, सीधे से बहुत आसान है। वेरी फर्स्ट फिलामेंट में स्विच ऑन कीजिए, फिलामेंट गर्म होगा इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देगा। फिर ये स्विच ऑन कीजिए, उससे क्या होगा D1 D2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते। D1 D2 में पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया और उसको फिक्स कर दो, जो भी बनाए छोड़ दो उसको। इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इलेक्ट्रॉन बंच भागेगा, निकल क्रिस्टल पर हिट करेगा और हिट करके डिफ्रैक्ट होगा, हो गया डिफ्रैक्ट, तो दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आफ्टर डिफ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन हर तरफ आएंगे, इधर इधर हर तरफ आएंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आयनाइजेशन चैम्बर को अलग अलग लोकेशन पर रखेंगे, यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ, यहाँ वहाँ वहाँ, हर जगह रखेंगे। और हर जगह रख के कितना इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग दे रहा है वो काउंट करते जाएंगे, और साथ में एंगल भी काउंट होता जाएगा। फिर मान लो यहीं रखा, कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हुए पता लग जाएगा और एंगल भी मिल जाएगा। ऐसे हर एक एंगल पर रखेंगे, उतनी देर वोल्टेज के बाद बार बार चेंज नहीं करेंगे। वोल्टेज आपने समझो 10 वोल्ट दे फिक्स कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स कर दिया। अब तुम लोग आयनाइजेशन चैम्बर को अलग अलग लोकेशन पर रखते जाओ और चेक करते जाओ क्या दिक्कत आ रही है, समझ लो। थोड़ा इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होगा, इस अमाउंट को आपको कैलकुलेट कर देना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक पोलर ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पोलर ग्राफ। ये पोलर ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो पोलर ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें क्या होगा ना, ग्राफ में पीक बनता है, ग्राफ में पीक मैक्सिमम बनता है। ये जो पीक के लिए आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है पोजीशन वेक्टर, दिखाई दे रहा है? ये जो पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 50 डिग्री बना रहा है। अभी कुछ जल्दी 50 बनाए, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया मतलब। तो यहाँ क्या होगा, जितने एंगल बनेंगे तब हर एक एंगल पर आप आयनाइजेशन चैम्बर को रखोगे और रख के काउंट करोगे। जब पूरा ग्राफ बन जाएगा तो एक पीक बनेगा, तो पीक आपको हर ग्राफ में काउंट करना है। मान लो तुमने 10 वोल्ट रखा, 10 वोल्ट रख के ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर 15 वोल्ट कर दो, 15 वोल्ट कर दिया, फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करो। फिर 30 वोल्ट कर दिया, फिर सेम प्रोसीजर रिपीट करो। फिर 40 वोल्ट कर दिया, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा, सबके लिए ग्राफ बनेगा। ये कंडीशन चलते 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 जब हम लोग 54 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल पर पहुंचे, और तुमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया? 54 वोल्ट, और जब एंगल कितना है 50 डिग्री, तो उसको आयनाइजेशन का रेजोनेंस कंडीशन मिली अपने को, मतलब आयनाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें मिल गई, आयनाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो ये जो आयनाइजेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको मिली है, आयनाइजेशन का मैक्सिमम अमाउंट आपको जो मिला है बच्चों, ये रेजोनेंस कंडीशन हमें कैलकुलेशन में काम करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान देने का इसमें मॉडल। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी कैलकुलेशन होती है। आप देख रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, और इसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन बनेगी ना, वो थी डी साइन कितना इक्वल टू एन लैम्डा। दूसरा यहाँ पर कैपिटल डी का 2.15 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, थीटा कितना था 50 डिग्री, साइन 50 अप्रोच 0.76 समथिंग। ओके, वर्क चेक करो, अप्रोच 0.76 समथिंग आएगा अप्रोच। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, ध्यान देना, एन यहाँ पर क्रिस्टल कांस्टेंट होता है। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल कांस्टेंट। क्रिस्टल कांस्टेंट का मतलब क्रिस्टल की कौन से लेयर से इलेक्ट्रॉन रिकॉल हो रहे हैं। जब फर्स्ट लेयर से रिकॉल हो जाएगी ना, तो क्रिस्टल कांस्टेंट कहते हैं 1। इसमें सारी चीज़ें रखने पर कैपिटल डी, थीटा और एंगल रखने पर जो लैम्डा मिलेगा वो अप्रोक्स 1.67
एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगा। ओके, अब बेटे ये तो डेविसन जर्मर का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, इतना टाइम, इतना पैसा खर्च किया और फिर कैलकुलेशन की, और वहाँ हमारे डी ब्रोगली अंकल ने जो रफ कॉपी है, रफ कॉपी में इतना काम कर लिया था। तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 54 वोल्ट, और जब सॉल्व करता है अप्रोक्स 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल रिजल्ट था और जो डी ब्रोगली का थ्योरेटिकल रिजल्ट था वो लगभग सेम आ गया, लगभग सेम आ गया। और इस तरह से डी ब्रोगली थ्योरी कंप्लीट हुई। बोलो जी क्लियर है? जब प्रिपरेशन कर दी, यहाँ पर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट फुल्ली फिनिश होता है। कोई एक्सक्यूज पक्का?